शुरू करें। हम्म। तो आज का जो टॉपिक है वो है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका हीट स्टोन सेतु। हीट स्टोन सेतु हीट स्टोन्स ब्रिज। नाम सुना आप लोगों ने इसका? हाँ सुना। अच्छा, हीट स्टोन्स ब्रिज या हीट स्टोन का सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु मतलब पुल जो दो किनारों को जोड़ता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन। प्रोफेसर क्या नाम था? प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे कि हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। किसी तार के, किसी भी चालक के प्रतिरोध की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था का या एक उपकरण बोल सकते हैं आप, उपकरण आप इसको, क्योंकि चार प्रतिरोधों की व्यवस्था होती है, चार प्रतिरोध जुड़े होते हैं, इसलिए इसको व्यवस्था बोल देते हैं, ठीक है ना। वैसे इसको क्या बोलना चाहिए? एक उपकरण है, डिवाइस, ठीक है। एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया जिससे अज्ञात चालक के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं। अज्ञात चालक के प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, और इस उपकरण को बोलते हैं हीट स्टोन्स ब्रिज या हीट स्टोन का सेट। बात समझ में आई? कोई भी आर्टिकल है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी उपकरण है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले ये चीज ध्यान दो कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इससे क्या, किस चीज की गणना होगी और कहाँ पे काम आएगा, ठीक है ना। तो हीट स्टोन का जो ब्रिज है उससे गणना किसकी होगी? अज्ञात चालक के प्रतिरोध की गणना होगी, ठीक है ना। और चूंकि जिस आदमी ने बनाया उसका नाम हीट स्टोन था, ठीक है ना, तो इसलिए उसका नाम भी क्या हो गया? हीट स्टोन। अब ये इसकी जो रचना है वो कैसी होती है? बनावट बहुत ही आसान होती है इसकी। एक चतुर्भुज लेते हैं और उसकी चार भुजाओं में चार प्रतिरोध जोड़ते हैं, ठीक है ना। पहले तो इतना समझो कि एक सिंपल सी बनावट है, ये चतुर्भुज ए बी सी डी है भाई, ए बी सी, और इसकी चार भुजाओं में चार प्रतिरोध दे देते हैं। आपको डायरेक्ट लाइन में मारनी है, मेरे पास सुविधा है कि मैं चौक को मिटा सकता हूँ, ठीक है ना। तो एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, और चौथा प्रतिरोध ये हो गया, ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए और सी के बीच दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। ए और सी के बीच एक सेल लगा देते हैं और अपनी सुविधा के लिए एक कुंजी लगा देते हैं। इसको ऐसे दिखा देते हैं कुंजी को। ये सेल है, ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है, ये कुंजी K1 है, इसको कुंजी क्या बोल दो? K1, ठीक है ना।
और जो दूसरा सिरा है भाई इसका, जो दूसरा विकर्ण है, इसके बीच में एक धारामापी लगा देते हैं भाई, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और एक की इसमें भी लगा देते हैं, एक धारामापी और एक की इस पे भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कुंजी K2, पहले वाले को बोलेंगे कुंजी K1। और इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करें भाई, कुंजी K1 से धारा प्रवाहित करें, तो इसमें कोई विक्षेप ना हो, ये जीरो विक्षेप दिखाए, धारामापी की सुई क्या दिखाए, जीरो विक्षेप। इस पूरे समायोजन को बोलते हैं क्या, व्हीटस्टोन सेट। ठीक है, रचना में आप क्या लिखोगे, इसमें चार प्रतिरोधों को, व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में लगाया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण में एक सुग्राही धारामापी, कैपिटल जी लिख दो इसको, एक सुग्राही धारामापी कैपिटल जी को कुंजी K2 द्वारा जोड़ा जाता है, कुंजी K2 द्वारा जोड़ा जाता है तथा दूसरे विकर्ण AC के मध्य एक सेल को कुंजी K1 की सहायता से जोड़ा जाता है, एक सेल को कुंजी K1 की सहायता से जोड़ा जाता है। सिर्फ इतनी सी बनावट है। ठीक है ना। अब व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था, इसमें एक चीज आती है, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। नाम सुना हुआ है, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको क्या करना है, देखो जो चारों भुजाओं में जो प्रतिरोध है भाई, उनका चुनाव इस प्रकार से करना है कि जब हम कुंजी K1 दबाएं और इस परिपथ में धारा बहे, अब इसमें कितनी धारा बहेगी, सपोज के लिए इसमें धारा बह रही है I एम्पियर की, बिंदु A पर ये धारा इधर को चली गई I1 धारा और इधर को चली गई कितनी, I2। इन प्रतिरोधों को हम नाम दे देते हैं इसमें P, Q, R और S, P, Q, R और S नाम दे दिया मैंने। ठीक है ना। तो जब हमने इसमें धारा बही तो बिंदु A पर धारा दो भागों में बढ़ गई, I1 धारा गई AB भुजा में और I2 धारा गई E2 भुजा में। अगर हम प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करें कि जितनी धारा यहाँ से इधर गई उतनी धारा यहाँ से इसमें चली जाए, यानी कि इसमें भी कितनी धारा आई, I2 धारा आई, और ठीक उतनी धारा यहाँ ना जाके इस विकर्ण में कोई धारा ना बहे, ठीक है ना, उतनी धारा यहाँ आ जाए वापस। तो यहाँ पे वापस I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, C पर वापस धाराएं मिलकर I धारा दे दे। तो इस विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी, और जब इस विकर्ण में कोई धारा नहीं बहेगी तो ये शून्य विक्षेप की अवस्था दिखाएगा, और जब ये धारामापी है वो शून्य विक्षेप की अवस्था दिखाए, धारामापी शून्य विक्षेप की
अवस्था दर्शाए। धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी शून्य विक्षेप की अवस्था में हो, तो इस अवस्था में सेतु को बोला जाता है संतुलित अवस्था में। तो इसे सेतु की संतुलित अवस्था बोलते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था क्या हुआ कि अगर हम देखो सिंपल सा इतना समझो कि अगर हम चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से लें या इस प्रकार समायोजित करें कि पहले कुंजी K1 दबाने पर तथा फिर कुंजी K2 दबाने पर, कुंजी K1 दबाने पर क्या होगी, इसमें धारा बहेगी, K2 और फिर दोबारा कुंजी K2 दबाएंगे, तो इस प्रकार से ये प्रतिरोध चुनने हैं कि इसमें कोई धारा न बहे। जब इसमें कोई धारा नहीं बहती, इस विकर्ण BD के बीच लगे धारामापी शून्य विक्षेप की अवस्था में रहता है, तो इसको बोलते हैं सेतु की संतुलित अवस्था। ठीक है, और यहीं से व्हीट स्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है वो निकल के आता है कि सेतु की संतुलित अवस्था में, सेतु की संतुलित अवस्था में ये सिर्फ और सिर्फ कब काम करेगा, जबकि ब्रिज क्या हो, बैलेंस कंडीशन में होगा। सेतु की संतुलित अवस्था में क्या होता है कि चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, प्रतिरोधों का अनुपात। और यही सिर्फ व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत भी है, कैलकुलेशन भी है, और यही आपको समझना भी कि अगर सेतु संतुलित है तो जो संलग्न भुजाओं में लगे हुए प्रतिरोध हैं उनका अनुपात क्या होगा, समान होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा समायोजन है चार प्रतिरोधों का, जो कि एक चतुर्भुज की चार भुजाओं में चार प्रतिरोध लगे होते हैं। एक विकर्ण BD के बीच एक धारामापी और एक कुंजी K2 लगाई जाती है, जबकि दूसरे विकर्ण के बीच एक सेल और एक धारामापी K1 लगाया जाता है। बात समझ में आ गई। सिर्फ इतना सा बनावट है, और सिद्धांत क्या है इसका कि सेतु अगर संतुलित हो गए, अब सेतु संतुलित कब होगा, जबकि हम चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से चुने कि पहले कुंजी K1 दबा के इसमें धारा प्रवाहित करें और फिर कुंजी K2 को दबाएं, तो इस वाले भुजा में, BD भुजा में जो धारामापी लगा हुआ है उसमें कोई क्या नहीं होना चाहिए, विक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी शून्य विक्षेप की अवस्था में रहे, तो इसको बोलते हैं संतुलित अवस्था। और संतुलित अवस्था से ही सिद्धांत निकलेगा, संतुलित अवस्था में जो चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, समान होता है। भाई बात समझ में आ गई। अब आप थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ा सकते हैं कि चित्रानुसार आप लिख सकते हो कि चित्रानुसार नोट कर लो, चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD की संलग्न भुजाओं में, चित्रानुसार चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD तथा AD, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC AD तथा DC में क्रमशः चार प्रतिरोध PQ R तथा S लगे हैं। दिख रहे हैं आप लोगों को, जो यहाँ पे दिखा, ठीक है, PQ R तथा S जुड़े हुए हैं। तो देखो, जब पहले कुंजी K1 दबाई जाती है, हमेशा ध्यान रहे पहले कुंजी क्या दबाएंगे, K1 दबाने पर सेल द्वारा बिंदु A पर कितनी धारा आती है, I एम्पियर की धारा प्राप्त होती है। लिखते रहो, ये चीजें नोट कर सकते कि पहले कुंजी K1 दबाने पर सेल द्वारा बिंदु A पर I धारा प्राप्त होती है, जो कि बिंदु A पर I धारा प्राप्त होती है, जो कि बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है, जो कि बिंदु A पर दो भागों में बढ़ जाती है।
भुजा AB में I1, भुजा AB में I1 धारा तथा भुजा A2 में I2 धारा जाती है। अब ध्यान से देखो, अगर अब हमने कुंजी K2 दबाए, ठीक है ना, इसके बाद देखो कुंजी K2 दबा, अब कुंजी K2 दबाने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, अब कुंजी K2 दबाने पर, अब कुंजी K2 दबाने पर यदि धारामापी में कोई विक्षेप न हो, यदि धारामापी में कोई विक्षेप न हो तो AD में कितनी धारा थी, I2 धारा थी, वो किस में चली जाएगी, DC में। जो मैं बोल रहा हूँ ये नोट करते रहो हैं। तो AD की I धारा, तो AD भुजा में I2 धारा सीधे DC में चली जाती है तथा AB भुजा की I1 धारा सीधे BC भुजा में चली जाती है। यानी कि AB में धारा किसके बराबर हो गया, AD में धारा, सेतु की संतुलित अवस्था में ध्यान रहे, और AB में धारा BC में धारा, सॉरी AB वाली धारा जाएगी BC में और AD में जो धारा होगी I2 है वो सीधे चली जाएगी किसमें, DC में, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, इसीलिए जो है P और Q को PQRS स्थितियां देख लो। PQRS के बीच संबंध निकालने के लिए हम जो है दो, ये बंद पास एक है भाई, और ये हमारे पास दो बंद पास दिख रहे हैं आप लोगों को इस समय, दिख रहे। तो PQ और R और S के बीच संबंध निकालने के लिए इन बंद पासों में हम क्या करते हैं, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम, द्वितीय नियम से ध्यान से देखो है, बंद पास, पहला बंद पास क्या है, BADB या ADB, कुछ भी लिख लो, ठीक है, ADBA से देखो भाई, इसमें I1 में P में धारा कितनी है, I1, तो I1 माइनस I2R, देखो अलग, देखो इसमें धारा ये है, इसमें धारा की दिशा ये है, तो सिग्मा IR बराबर क्या होता है, सिग्मा E, इनके बीच कोई सेल जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, हो गया 0। तो I1P बराबर हो जाएगा, I1P बराबर क्या हो गया, I2R, इसको समीकरण नंबर बना दो 1। I1P किसके बराबर हो गया, I2R के बराबर। और अब दूसरा जो बंद पास है भाई, दूसरा बंद पास कौन सा है, नाम बोलो, BCDB, BCDB, BCDB से I1Q माइनस I2S, I2 बराबर क्या हो गया, 0। इस वाले में भी कोई देखो, इस वाले में कोई सेल जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो I1P, ये धारा की दिशा विपरीत है, इसकी धारा इधर को, इसकी धारा तो माइनस हो जाएगा, तो I1Q बराबर कितना हो जाएगा, I1Q बराबर हो जाएगा I2, और इसको बना दो समीकरण नंबर 6, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है ना। समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दे दो भाई, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने, I1P में किसका भाग जाएगा, I1Q का, बराबर I2R में भाग जाएगा I2S का,
I one कट गया, P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे, यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, P बटे Q बराबर R बटे S। सेतु की संतुलित अवस्था में जो संलग्न भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होता है भाई, बराबर होता है। आ गई बात समझ में? कुछ पूछने कहीं पे? बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दो, इसको समीकरण नंबर में बना दे रहा हूं, समीकरण नंबर 3। और ये कंडीशन सिर्फ कब लागू होगी, ध्यान रहे, ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब लागू होगी जबकि सेतु क्या होगा भाई, बैलेंस्ड अवस्था में होगा। यानी कि पहले कुंजी K1 दबाएंगे, इसमें धारा भेजेंगे, और फिर कुंजी K2 दबाएंगे, तो इस वाले गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रहे। अगली बात समझ में? ठीक है, ये निकालना आ गया, किरचॉफ का नियम लगाना आ गया। ठीक, अब देखो इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आपने समीकरण नंबर 3 देखा होगा, समीकरण नंबर 3 क्या था, अभी आपने वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। समीकरण 3 से आपके पास था भाई P बटे Q बराबर R बटे, यही था, P बटे Q बराबर R बटे S। अगर हमें इनमें से P और Q का अनुपात मालूम हो, P अनुपात Q मालूम हो, P अनुपात, P और Q का मान मालूम नहीं है हमको, ध्यान रहे, हमें सिर्फ P और Q का अनुपात भी मालूम हो, ठीक है ना, और R का मान ज्ञात हो, तथा R का मान, तो S का मान निकाला जा सकता है, S के मान की गणना की जा सकती है भाई, की जा सकती है, नहीं की जा सकती? ध्यान रहे, आपको P और Q का मान मालूम नहीं है, सिर्फ P अनुपात Q मालूम है, P और Q का अनुपात मालूम है, यानी P बटे Q का मान मालूम है, ठीक है ना। और सिर्फ आपको सिर्फ एक का मान मालूम है, किसका, किसका मान मालूम है, R का मान मालूम है, तो आप S के मान की गणना कर सकते, नहीं कर सकते? कर सकते। और इसीलिए P और Q को, P तथा Q को अनुपाती भुजाएं बोलते हैं, अनुपातिक या अनुपाती, जो भी लिखना है, P और Q को अनुपाती भुजाएं बोलते हैं, ठीक है, या अनुपाती प्रतिरोध बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं, R को ज्ञात प्रतिरोध या ज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा, नॉन आर, आर को क्या बोलेंगे, ज्ञात भुजा। और जो एस है भाई, उसको बोलते हैं, एस को बोलते हैं अज्ञात भुजा, यानी कि अननोन, अननोन आर्म या अननोन साइड बोलते हैं। अगर आपको समीकरण 3 में, सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि समीकरण 3 में आपको P और Q का मान मालूम नहीं है, सिर्फ P बटे Q का मान मालूम है, P और Q का अनुपात मालूम है, वो 1:2 है, 2:4 है, जो भी है, ठीक है ना। तो और R सिर्फ एक प्रतिरोध का मान मालूम है, वो है क्या, R। तो P बटे Q और R का मान मालूम होने से हम S का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो P बटे Q को, या P और Q को अनुपातिक भुजाएं या अनुपाती भुजाएं बोलते हैं। R को जो है ज्ञात भुजा बोलते हैं, क्योंकि उसका मान हमें मालूम होना चाहिए। और S जो है वो भुजा है जिसका मान हमें निकालना है, वो प्रतिरोध है जिसका मान हमें कैलकुलेट करना है। तो P बटे Q मालूम है, R मालूम है, S निकल सकता है। इसलिए P और Q को, P बटे Q या P और Q को बोलते हैं हम क्या, अनुपाती भुजाएं। R को बोलते हैं क्या, ज्ञात भुजा। और S को बोलते हैं क्या, अननोन।
ठीक है ना। तो सिर्फ ये दो चीज़ें मालूम हो, इनका अनुपात मालूम हो और ये भुजा मालूम हो, तो हम एस के मान की कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान दो कि अगर ब्रिज जो है संतुलित अवस्था में है, सेतु क्या हो, सेतु की संतुलित अवस्था में, अब हम क्या करते हैं कि सेतु की संतुलित अवस्था में अगर हम गैल्वेनोमीटर और सेल की पोजीशन बदल दें, इसकी पोजीशन बदल दें, गैल्वेनोमीटर धारामापी और सेल की पोजीशन बदल दिया हमने, यानी हमने धारामापी को लगा दिया इधर और सेल को लगा दिया इधर, तो भी सेतु के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी कंडीशन P बटे Q बराबर R बटे S ही होगी, ठीक है। तो सेतु की संतुलित अवस्था में यदि आप क्या करें, सेल तथा गैल्वेनोमीटर धारामापी को एक्सचेंज कर दें, आपस में बदल दें, का स्थान बदल दें, का स्थान परस्पर बदल दें, परस्पर बदल दें, तो भी सेतु के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये नोट करने वाली चीजें हैं कि अगर सेतु संतुलित अवस्था में है और हमने जो है सेल की पोजीशन और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन आपस में बदल देंगे, यानी यहाँ पे हम सेल लगा देंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, धारामाप, तो जो ब्रिज हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे लगा दिया हमने क्या, सेल, और एक कुंजी से तो नाम, कुंजी के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रहे। यहाँ पे हमने सेल लगा दिया और यहाँ पे कुंजी K2 लगा दी और इनके बीच हमने जो है क्या लगा दिया, धारामापी लगा दिया और एक कुंजी K2 यहाँ लगाओ, K1 इसी के साथ लगाओ, क्यों, तो अभी भी जो ब्रिज शून्य विक्षेप की अवस्था में था, ये अभी भी किस अवस्था में आएगा, जीरो विक्षेप की अवस्था में, ठीक है। तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, वही A B C और ये क्या है, इसका नाम क्या दे दो, D दे दो। तो जो ब्रिज की अवस्था यहाँ पे थी, सेम ब्रिज की अवस्था यही रहेगी। अगर आपने सेतु संतुलित, अगर आपने P Q R और S को इस प्रकार से चुना हुआ है कि सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में है, यानी P बटे Q बराबर R बटे S है, और उसके बाद उसी कंडीशन में आप जो है गैल्वेनोमीटर की और सेल की पोजीशन बदल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेतु के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए जो BC AC भुजा, AC और BD को, इसीलिए जो है AC तथा BD भुजाओं को, AC तथा BD को संयुग्मी भुजाएं बोलते हैं भाई, संयुग्मी, कंजुगेट आर्म्स, CONG। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि संयुग्मी भुजाएं क्या हुआ, अनुपाती भुजाएं क्या हुआ, ज्ञात भुजा कौन सी होगी और अज्ञात भुजा कौन सी होगी। बात समझ में आ गई। संयुग्मी भुजाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें से जो लगे हुए उपकरण है, चाहे वो सेल है, गैल्वेनोमीटर है, उनकी पोजीशन हम चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें आपस में, तो भी उस सेतु के संतुलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर भी P बटे Q बराबर क्या होगा, यहाँ पर भी फिर से वापस P बटे Q बराबर क्या मिल जाएगा हमको, R बटे S मिल जाएगा। तो इनको बोलते हैं संयुग्मी भुजाएं, ठीक है।
बात समझ में आ गई। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है उसकी सुग्राहिता कितनी होगी। सुग्राहिता का मतलब है कि उसकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट कब होगी, ठीक है। हटा दो इसको। व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज की सुग्राहिता। तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे सुग्राही होता है सर्वाधिक सुग्राही कब होता है, जबकि चारों प्रतिरोध P, Q, R तथा S समान कोटि के हों। ये नोट करना है कि अगर चारों प्रतिरोध जो है समान कोटि में है P, Q, R और S, तो व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज्यादा सुग्राही होगा उसमें। कोटि से क्या मतलब समझते हो आप लोग? कोटि माने क्या होता है? कोटि को बोलते हैं, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोटि वैसे जो है 10 की घातों के रूप में अगर हम किसी संख्या को निरूपित करते हैं उसको कोटि या कोटिमान बोलते हैं, सुना हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज के लिए P और Q, P, Q, R और S चारों प्रतिरोध है ना, तो अगर ये चारों के चारों ओम में हो, चारों के चारों किसमें नापे जा रहे हो, ठीक है, या मिली ओम में हो, या फिर अगर आप हायर ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मेगा ओम ले सकते हैं। और इनका ऑर्डर एक होना चाहिए भाई। इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इनमें जो 10 की घातों की संख्या है, किसी में भी नाप रहे हो तो 10 की घातों की संख्या, 10 की घात समान होनी चाहिए। सपोज के लिए अगर P का मान जो है 2 × 10⁻³ ओम है, ठीक है ना, और Q का मान जो है वो भी 3 × 10⁻³ ओम है, और Q और RS, R और S का मान भी किस कोटि में है? 10 की घात -3 ही कोटि में हो, तो जो है व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे ज़्यादा सुग्राही होगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन देगा। एक्यूरेट कैलकुलेशन कब देगा? जब सबका ऑर्डर क्या हो? एक हो, सबकी कोटि एक हो। बात समझ में आ गई? तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। सिंपल से एक चार प्रतिरोधों का एडजस्टमेंट है, जिसको कि आप PQRS चार प्रतिरोध हैं जिनको हमने इस क्रम में लिया हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं में लगा देना है। एक जो विकर्ण है उसके बीच में B और D के बीच में क्या लगाया था हमने? एक धारामापी लगा दिया और एक कुंजी लगा दी, और A और C के बीच में सिंपल क्या लगा देना? एक सेल लगा देना और दूसरी कुंजी लगा देना, ठीक है। और चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करना है कि जब हम सेल में धारा भेजें, जो समायोजन है उसमें धारा भेजें सेल से, तो क्या हो कि सेतु संतुलित अवस्था में रहे, यानी कि जो BD विकर्ण में जो धारामापी लगा हुआ है उसमें कोई विक्षेप ना हो, उस अवस्था को संतुलित अवस्था बोलते हैं। और बाकी की सारी चीज़ें P/Q = R/S कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। और उसकी छोटी छोटी बातें, कि अनुपाती भुजाएं कौन कौन सी होंगी, उनको क्यों अनुपाती भुजाएं कहा जाएगा, ज्ञात भुजा कौन सी होगी उसको क्यों ज्ञात भुजा कहा जाएगा, संयुग्मी भुजाएं कौन सी होंगी और क्यों उनको संयुग्मी भुजाएं कहा जाएगा, ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर? ठीक है। और उसके साथ में मैं आपको उसकी सुग्राहिता
बता चुका हूँ कि क्यों ये सर्वाधिक सुग्राही होगा, कब ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेशन देगा। ठीक है। और व्हीटस्टोन ब्रिज पे जो है दो उपकरण हैं जो काम करते हैं। एक का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स, एक का नाम है मीटर ब्रिज। सुना हुआ है? ठीक है। तो मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले मैं देखता हूँ कुछ टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम अभी अच्छा, इसमें हमने अभी हमने इस पे एक भी न्यूमेरिकल नहीं लिया इस चैप्टर में ना? लिया था? नहीं लिया। तो इसमें एक दो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं इस चैप्टर कम से कम थोड़ा सा। मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स नेक्स्ट टाइम को बता देंगे। क्यों? क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है तुम्हारी किताब में, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा कितने समय तक? 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। 1350 जूल, इतना कार्य करना पड़ता है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना? आपको निकालना है परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल। आसान सा सवाल है, ये कृत कार्य हो गया। और परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल, स्रोत का विद्युत वाहक बल, ये आपको क्या करना है भाई? निकाल। ठीक है, क्या निकालना है? तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले देखो कि जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए उसको जो है, जो प्रतीक है भाई उसके साथ नोट कर लो। ठीक है, धारा का मान दिया उसको आई लिख लो, समय का मान दिया उसको टी लिख दो, और कार्य का मान दिया उसको डब्ल्यू लिख दो, और जो निकालना है उसको ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं ना, तो ई लिख दो। अब इससे क्या होगा कि इससे आपके इनके बीच में जो फॉर्मूला है वो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आप जानते हैं कि ई और डब्ल्यू के बीच फॉर्मूला क्या है भाई? जो भी है बात की बात है, पहले सबसे पहले, अब इसके बाद जब आपने जब प्रतीकों के रूप में लिख दिया, उसके बाद टाइम हो गया मिनट में, जबकि टाइम का एक्चुअल मात्रक क्या होगा एमकेएस पद्धति में। इसके बाद दूसरी चीज है कि आपको मात्रक सही करना है। एम्पियर सही है, ठीक है ना? धारा का मात्रक एम्पियर होता है, मूल मात्रक। ये समय क्या है? समय सही नहीं, तो इसको समय सही करना पड़ेगा। तो 505 मिनट यानी कि कितना सेकंड हो गया? 5 × 60 300 सेकंड हो गया। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में प्रतीकों को लिखो, दूसरे स्टेप में मात्रक सही करो। ठीक है, तो अब बाकी डब्ल्यू कार्य जूल में आता है। ठीक है ना? अब आप जानते हैं, चूंकि परिपथ स्रोत का विद्युत वाहक बल, किसी भी स्रोत का विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है भाई, ई बराबर होता है W/Q। अगर आपको परिभाषा याद नहीं है तो फिर से परिभाषा याद करो। किसी भी स्रोत का, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल जो है सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को घुमाने में कृत कार्य के बराबर होता है। तो Q आवेश को घुमाने में कृत कार्य W जूल है,
तो एकांक आवेश को घुमाने में कृत कार्य W/Q हो गया। अब Q तो हमें दिया नहीं है, Q दे रखा है, लेकिन हम जानते हैं पुनः धारा की परिभाषा से विद्युत I बराबर Q/T होता है। छोटी छोटी परिभाषाएं याद आएंगी कि किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा का मान है, एकांक आवेश प्रवाह की दर को बोलते हैं, या किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। तो आवेश बटे समय, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा, Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। तो फाइनली E बराबर हो गया W/IT, W/, और अब आपके पास W का मान भी मालूम है, I का मान भी मालूम है, T का मान मालूम है, रखो मान, हो गया। कर लोगे कैलकुलेशन, कल फटाफट। E इज फाइनली, W का मान है भाई कितना, 1350 जूल, डिवाइडेड बाय I का मान कितना है 3 एम्पियर, इंटू T का मान कितना है 300 सेकेंड। ध्यान रहे, अगर आपने मात्रक सही पद्धति में नहीं लाए तो फिर आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में कैलकुलेशन करने के लिए भी पहले स्टेप में सारे मात्रक लिखने हैं और दूसरे स्टेप में सारे मात्रक हटा देना है दूसरे स्टेप में, और सिर्फ इसका मात्रक लिखना है, किसका, जो बाईं ओर है। तो E बराबर, बोलो कितना हुआ, 0, 0 कैंसिल, 3 से कटता है, हाँ 3 से कटता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कट गया, ये 3 भी गया। अब ये 3 से फिर से कट सकता है, कितना, 15 से कट सकता है, 15 2 जा 30, 15 3 जा, अब 2/3, 3/2, क्या आएगा मात्रा, क्या आएगा E का, E का मात्रा क्या आएगा, बोल्ट, क्या आएगा भाई, बोल्ट तो बात की बात है, पहले यहाँ पे सिंपल मात्रा क्या आएगा। यहाँ पे देखो, ये कहीं रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रहे, फिर से बता रहा हूँ, W का मात्रा क्या होता है, जूल, Q का मात्रा क्या होता है, Q का मात्रा एम्पियर होता है, शाबाश, तेरे को नोबेल दिलाऊंगा अगली बार। Q का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम, जूल पर, और रटना नहीं है, ध्यान रहे, जो फॉर्मूले हैं वो खुद ही बताते हैं कि मात्रा क्या आने वाला है, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं भाई, अमन बोलेगा, 1 जूल पर कूलाम किसके इक्विवेलेंट होता है, अभी बोला उसे, इससे पहले गलती से मुंह से निकल गया था, वोल्ट, हाँ, तो 1 जूल पर कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो आप चाहो तो 1 जूल पर कूलाम की जगह पे क्या रख सकते हैं, वोल्ट भी रख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, फॉर्मूले, छोटे छोटे फॉर्मूले याद होने चाहिए, परिभाषाएं याद होनी चाहिए, और मात्रक, सबसे मेन चीज़ है कि मात्रक सही करने हैं, ठीक है ना। अगर मात्रक गलत कर दिया, सब कुछ सही किया, कैलकुलेशन सही की, मात्रक गलत कर दिया तो गया, सब किया धरा पानी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है।